चाय की प्याली देख संध्या ने बड़ी ही खूबसूरत सी 4 पंक्तियां कहीं। यह सुनकर वीणा हंसने लगी और फिर प्रशंसा करते हुए उसने संध्या से कहा, वाह संध्या, तुम तो अच्छी लेखिका बन सकती हो। इस बात पर संध्या जोरों से खिलखिलाकर हंस पड़ी और विस्मित होकर कहा, लेखिका और मैं? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे भीतर छिपी हुई है ये प्रतिभा, इसे बाहर निकालो। वीणा ने गंभीर होते हुए कहा, मजाक मत करो वीणा, मैं तो सपने में भी लेखिका बनने के बारे में सोच नहीं सकती। संध्या ने नकारते हुए कहा। वीणा ने फिर कहा, मैं तुम्हारी दोस्त हूं और तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूं, मैं मजाक नहीं कर रही हूं। यह कहते हुए वह उठ खड़ी हुई। वीणा संध्या के पड़ोस में ही रहती थी। दोनों सहेलियां हमेशा एक दूसरे से अपना सुख दुख बांटा करती थी। वीणा की बात तो उस समय संध्या ने मजाक कहकर टाल दी थी, किंतु सोते समय उसके अंतर मन में कुछ स्पंदन सी हुई थी, जिसे उसने अनसुना करना चाहा था, किंतु उस वेग को वह संभाल नहीं पाई। आज सुबह से ही संध्या का मन किसी भी काम को करने में नहीं लग रहा था। बस उसका जी चाह रहा था कि कागज कलम लेकर वह किसी कमरे में बंद हो जाए। सुबह के 7 बज चुके थे। अभी तक वह पति और अपने तीनों बच्चों का नाश्ता बनाकर उन्हें विदा कर चुकी थी। अब बारी सास ससुर की थी। सास अभी तक 3 बार पुकार चुकी थी। जल्दी से पहले घर के सारे काम निपटा लूं, फिर आराम से बैठकर लिखूंगी। यह सोचते हुए संध्या दुगुने उत्साह के साथ घर के काम में लग गई। अखबार वाले से निपटकर वह रसोई घर की तरफ जा ही रही थी कि दूध वाले ने आवाज दी। संध्या जल्दी से दूध की पतीली लेकर दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। दूध लेकर लौटी तब तक ससुर जी ने आवाज दी थी, बहू चाय कब तक मिलेगी? सास ने कहा तो कुछ भी नहीं, मगर ना जाने कैसे कैसे मुंह बना रही थी। संध्या ने जल्दी से भिगोकर रखे बादाम, खजूर और फीकी चाय ससुर को दिए। इस बीच उसने गैस पर दूध उबालने के लिए चढ़ा दिए थे। अब सास की सामग्री वह तैयार कर रही थी। उसने जल्दी से दूध फाड़कर छेना बनाया, नमकीन बिस्किट निकाला और चीनी वाली चाय बनाई। सभी को लेकर वह सास के पास गई। सास ने आंखें लाल पीली करते हुए कहा, घड़ी देखा है तुमने? आज मुझे नहाने और पूजा करने में कितनी देर होगी, इससे तुमको क्या मतलब? नाश्ता देर से करूंगी तो पेट में गैस बनेगी और फिर पूरा दिन बर्बाद। सास ने आंखें लाल पीली करते हुए संध्या को 10 बातें सुना दी। साथ में वह छेना भी खाती जा रही थी। संध्या किसी तरह से जान छुड़ाकर रसोई घर की तरफ भागी। जल्दी से रसोई बना लेती हूँ, फिर कुछ लिखूंगी। संध्या के मन में हजारों विचार आने शुरू हो गए थे। भीतर एक छटपटाहट थी, मगर बेबस इतनी मानो किसी ने उसे जंजीरों में जकड़ दिया हो। तभी धोबी की आवाज सुनाई पड़ी, मेम साहब कपड़े देने हैं तो दे दो। उसकी तंद्रा टूटी, मानो 5वें तले से वह सीधे नीचे गिर गई हो। आ रही हूं कहते हुए उसने सास ससुर, पति और बच्चों के कपड़ों को इस तरह निकालना शुरू किया मानो सीबीआई के इंस्पेक्शन में घर में छापामारी पड़ी हो। गुस्से और झल्लाहट के बीच में वह कपड़े गिनकर धोबी को दे रही थी। साथ में सोचती भी जा रही थी, काश मेरे पास एक बंदूक होती, जितने कपड़े हैं उतने गोली मारकर इसका सीना छलनी कर देती। इसे भी अभी ही आना था। अब संध्या के हाथ जल्दी जल्दी सब्जियों को काट रहे थे। वह इस तरह से सब्जियों को काट रही थी मानो कसाई हो। उसके बाद कुकर में उसने चावल दाल चढ़ाकर जल्दी से आटा गूंथना शुरू किया, क्योंकि सास ससुर के मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद दूसरा ब्रेकफास्ट देना था। संध्या ने अपनी सारी कुड़न आटे पर निकाल दी। नतीजा यह हुआ कि उसके फुलके बहुत ही अच्छे बने। सास ससुर को ब्रेकफास्ट कराने के बाद कर वह जल्दी से नहाने गई। अचानक याद आया, अरे पूरा घर अस्त व्यस्त है, उसे ठीक करना तो मैं भूल ही गई थी। डस्टिंग भी करना है। संध्या के पति विशाल और बच्चों के जाने के बाद उस घर की हालत ऐसी हो जाती थी मानो थोड़ी देर पहले तूफान आया हो या पूरे घर में बंदर उछल कूद करके गया हो। बिखरे घर को संवारने और समेटने में संध्या को करीब आधा घंटा लग गया। वह सारे काम निपटाकर बाथरूम में घुसी और अभी नहाना ही शुरू किया था कि अचानक याद आया, वॉशिंग मशीन में कपड़े पड़े थे, उन्हें वह फैलाना भूल गई थी। नहाकर निकली तो जल्दी से सारे कपड़े उसने तार पर फैलाए। गीले बालों को शिवजी की जटा की तरह बांधकर उसमें क्लचर फंसा दिया और पूजा घर की तरफ दौड़ पड़ी।
भगवान को अगरबत्ती दिखाने के बाद मंत्र पढ़कर बेचैनी में उसने इस कदर घंटी बजाना शुरू किया जैसे साक्षात शिवजी के गण उसमें प्रवेश कर चुके हों। सास ससुर को प्रसाद देने के बाद उसने घड़ी देखा, 12 बज गए, बच्चों को स्टॉपेज से लाना है। वह निकलने को थी कि अचानक उसे याद आया, मैंने तो अभी नाश्ता भी नहीं किया है। वह रसोई में दौड़ी। रोटी में सब्जी डालकर उसे रोल बनाकर वह मुंह में इस तरह ठूंस रही थी जैसे उपवास के पहले का अंतिम खाना हो। घर में बच्चे आ चुके थे। उनकी धमा चौकड़ी और सास ससुर के अनगिनत नखरों के बीच संध्या का सेकंड शिफ्ट का काम शुरू हो चुका था। इसे निपटाते हुए लगभग 2:45 हो चुके थे। थक हार कर वह अपने बेडरूम में आई। उसने बिस्तर पर लेटकर अपनी कमर सीधी की। थोड़ी राहत मिली तो सोचने लगी, 5 बजे विशाल के ऑफिस से आने के बाद तो मैं पूरी तरह से पैक हो जाऊंगी, क्योंकि उनके आते ही नाश्ते, चाय, फिर रात के डिनर की तैयारी और उसी के साथ सुबह की तैयारी, फिर पति और बच्चों के साथ गपशप। इन सब के बीच तो मैं कुछ लिख ही नहीं पाऊंगी। संध्या ने फिर से अपने मन को समझाया कि चलो 2 घंटे का तो समय है, इस तरह हर रोज कुछ समय निकाल ही लूंगी। वह उठी, पेपर, पैड और कलम लिया और सोचने लगी, यह क्या, दिमाग तो बिल्कुल शून्य हो गया है। मन में कोई विचार आ क्यों नहीं रहा है? काम करते समय कितने विचार आ रहे थे, जा रहे थे, अब क्या हो गया है? मैं तो सब भूल गई। पेपर पैड उसे सास ससुर की तरह आंखें फाड़े देख रहे थे और कलम बेचारा संध्या की उंगलियों में निर्जीव सा पड़ा था। इसी उधेड़ बुन में थकी हारी संध्या को नींद ने कब भ्रमित कर दिया उसे पता ही नहीं चला। अचानक संध्या का पूरा शरीर कांप गया, मानो घर में भूकंप आ गया हो। पूरे घर में भूचाल और सांस की कर्कश आवाज उसके कानों में पड़ी और उछलकर वह बिस्तर से जमीन पर आ गई। इस क्रम में पेपर पैड और कलम हवा में लहराते हुए फर्श पर गिरकर पलंग के नीचे अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे। संध्या ने जब यह समाचार सुना कि ननद के पति का ट्रांसफर किसी रिमोट एरिया में हो गया है, जहां ननद व बच्चों के साथ तुरंत जाना संभव नहीं था, इस कारण से ननद 6 महीने के लिए अपने मायके रहने आ गई थी। स्वभाव से सास अगर चट्टान थी तो ननद पहाड़ जैसी थी और बच्चे तो ऐसे मानो जंगल से निकलकर पहली बार वो मानव के बीच में आए हों। संध्या के पांव तले भूकंप तो आया ही था, साथ ही यह खबर सुनकर उसके सिर पर बादल भी फट गया। बेचारे पेपर पैड और कलम कामवाली के झाड़ू के शिकार बने और अंततः कूड़ेदान में बैठकर अपनी और संध्या दोनों के किस्मत पर आंसू बहा रहे थे। किंतु कूड़ेदान, वह तो गर्व से सीना ताने अपनी किस्मत पर खिलखिलाकर हंस रहा था।